नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं एसपी त्रिपाठी। सीएम भूपेश बघेल ने बतौर वित्त मंत्री सोमवार को छत्तीसगढ़ का 21वां बजट पेश किया, जबकि उनके कार्यकाल का तीसरा बजट रहा। माना जा रहा था कि कोरोना के चलते प्रदेश का बजट कुछ खास नहीं रहेगा, लेकिन जब सीएम भूपेश ने विधानसभा में बजट भाषण पढ़ना शुरू किया और जैसे जैसे वह आगे बढ़े, हर वर्ग और तमाम क्षेत्रों को कुछ न कुछ मिलता चला गया। साथ ही कई नई योजनाओं का भी ऐलान हुआ। ऐसा तब है जब छत्तीसगढ़ का बजट पिछले साल की तुलना में 5,000 करोड़ कम था, यानी 1 लाख करोड़ रुपए के अंदर सीमित रहा। लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हर जगह सामंजस्य बैठाने की कोशिश करते हुए छोटे बजट में भी काफी कुछ समाहित किया है। हालांकि विपक्ष भूपेश सरकार के बजट को फ्लॉप बताते हुए उस पर कई सवाल उठा रहा है। खैर, ये सवाल कितने जायज हैं और छत्तीसगढ़ का नए दशक में जो पहला बजट आया है वो कितना खास है, किस वर्ग के हाथ में क्या लगा, क्या गरीब, किसान, युवाओं और मझोलों कारोबारियों के सपने साकार होंगे, बजट 2021-22 क्या छत्तीसगढ़ के विकास को गति देने में कामयाब रहेगा। चलिए, इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए जनता मांगे जवाब में आज चर्चा भूपेश सरकार के नए दशक वाले पहले बजट को लेकर ही करते हैं, जिसे बदलाव का बजट भी कहा जा रहा है। रास्ते के अड़चनों से हम कभी डरते नहीं, रास्तों के अड़चनों से हम कभी डरते नहीं। बात हो जाए जब न्याय की, पीछे कभी हटते नहीं। तो छत्तीसगढ़ का बजट सत्र जारी है और इस बजट सत्र में सोमवार को सीएम भूपेश बघेल ने अपने कार्यकाल का तीसरा और राज्य का 21वां बजट पेश किया। वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट 97,106 करोड़ रुपए का है, जो उम्मीद से काफी कम है। हालांकि ये बात पहले से तय थी कि बजट का आकार ज्यादा बड़ा नहीं होगा, क्योंकि कोरोना के चलते आर्थिक मोर्चे पर चुनौतियां बहुत ज्यादा है। ऊपर से कोरोना संकट खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में प्रदेश का बजट 1 लाख करोड़ के अंदर ही सीमित रहा। लेकिन इस छोटे बजट में भी सीएम भूपेश बघेल ने किसी भी वर्ग को निराश नहीं किया है। खैर, रोजगार बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए, कौन सी नई योजनाओं का ऐलान हुआ, किस वर्ग को क्या मिला, आखिर कोरोना काल में पेश हुआ बजट कितना खास रहा, इसे लेकर चर्चा करें। उसके पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में नए दशक का पहला बजट पेश। हर वर्ग पर भूपेश सरकार का फोकस, ग्रामीण विकास और कृषि पर विशेष जोर, मत्स्य और लाख पालन को कृषि का दर्जा, गांवों में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बनाने का ऐलान। रास्ते के अड़चनों से हम कभी डरते नहीं, रास्तों के अड़चनों से हम कभी डरते नहीं। बात हो जाए जब न्याय की, तो पीछे कभी हटते नहीं। ऐसी ही कई बड़ी घोषणाएं कर बतौर वित्त मंत्री सीएम भूपेश बघेल ने बजट 2021 के जरिए गढ़वो नवा छत्तीसगढ़ की दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश की है। प्रदेश का जो 21वां बजट पेश हुआ वो तकरीबन 97,000 करोड़ रुपए का है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान, रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करते हुए कई बड़े ऐलान किए गए हैं। भूपेश बघेल का तीसरा बजट कोरोना काल में पेश हुआ। ऐसे में इसका आकार बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार ने हर वर्ग और हर क्षेत्र को कुछ न कुछ देते हुए कई बड़ी योजनाएं शुरू करने की बात कही है। बजट से जुड़ी बड़ी बातों पर नजर डालें तो भूपेश सरकार ने मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा देते हुए इसके लिए 171 करोड़ 20 लाख रुपए का प्रावधान किया है। वहीं गौठान योजना के लिए 175 करोड़ रुपए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और शाकंभरी योजना के लिए 123 करोड़ रुपए दिए हैं। इसके साथ ही भूमिहीन श्रमिकों के लिए नवीन न्याय योजना की शुरुआत होगी। कोदो, कुटकी, रागी को समर्थन मूल्य में लिया जाएगा। भूपेश सरकार ने स्वच्छता दीदियों के मानदेय में 1,000 रुपए की बढ़ोतरी करते हुए उसे 6,000 रुपए कर दिया है। बजट में यह ऐलान भी हुआ कि तृतीय लिंग के लिए 76 लाख की लागत से पुनर्वास केंद्र बनाए जाएंगे। इसके साथ ही पत्रकारों की आकस्मिक मृत्यु की सहायता राशि को 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया गया है। सीएम भूपेश बघेल ने अपने तीसरे बजट में बस्तर के सभी जिलों में बस्तर टाइगर बल का गठन करने का भी ऐलान किया। इसमें अंदरूनी इलाकों की युवाओं की भर्ती होगी। इसके अतिरिक्त बजट में
राम वनगमन पथ के लिए 30 करोड़ रुपए का प्रावधान है। देवभूमि के संरक्षण के लिए 5 लाख तक का अनुदान दिया जाएगा। आदिवासी संग्रहालय की गैलरी में जनजाति संस्कृति की प्रदर्शनी की जाएगी। इसके लिए 1 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सीएम भूपेश ने अपने बजट भाषण में कहा कि छत्तीसगढ़ में सांस्कृतिक परिसर का निर्माण होगा। कांकेर में नवीन बीएड कॉलेज खुलेगा। दुर्ग जिले के निकुंभ के अलावा भाटा गांव महासमुंद में शासकीय विद्यालय खुलेगा। वहीं सड़क पुल पुलिया निर्माण के लिए 150 करोड़ का बजट है। प्रदेश में पुरातत्व विभाग के पृथक संचालनालय का गठन होगा। नवा रायपुर में बोर्डिंग स्कूल संचालित होगा। इसके साथ ही सीएम भूपेश बघेल ने अपनी बड़ी योजनाओं में से एक राजीव गांधी न्याय योजना के लिए 5,703 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। वहीं फसल बीमा योजना के लिए 606 करोड़ रुपए, गौठान के लिए 175 करोड़ और कृषक समग्र विकास योजना में कृषि यंत्र सेवा केंद्र की स्थापना के लिए 95 करोड़ रुपए दिए गए हैं। भूपेश सरकार ने कोरोना काल में नए दशक का जो पहला बजट पेश किया है वो कई मायनों में खास है। खैर देखते हैं कि यह बजट छत्तीसगढ़ को कितनी तेजी से आगे लेकर जाता है। साथ ही देखना यह भी होगा कि केंद्र से ज्यादा सहयोग न मिलने पर भूपेश सरकार किस तरह अपनी पुरानी और नई योजनाओं को शुरू करने के बाद उनका क्रियान्वयन करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो छत्तीसगढ़ के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब राज्य का बजट बनाने में सहयोगी के रूप में वित्त सचिव और संचालक बजट दोनों अधिकारी महिला हैं। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा बजट दस्तावेज विधानसभा ले जाने के लिए हाथ से स्थानीय स्तर पर निर्मित बैग का उपयोग किया, जिसमें लिखा था गढ़वो नवा छत्तीसगढ़। भूपेश सरकार के बजट पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा है कि कोरोना के बाद लगा था कि बजट घाव पर मरहम लगाने का काम करेगा, लेकिन हुआ उसके उलट। स्वास्थ्य, महिला वर्ग, युवा वर्ग किसी के लिए भी कोई प्रावधान नहीं है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के शेर रास्तों की अड़चनों से हम कभी डरते नहीं, बात हो जाए जब न्याय की तो हम पीछे हटते नहीं। इसके जवाब में रमन सिंह ने कहा कि विकास के रास्ते में अड़चन डालते हुए तुम न्याय का नाम लेकर अन्याय करते हो तुम। खैर, भूपेश सरकार ने छत्तीसगढ़ का जो बजट पेश किया वो कितना बदलाव वाला है, इस पर चर्चा करने के लिए हम शुरू करते हैं, जिसके लिए हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं कांग्रेस प्रवक्ता रमेश बल्यानी जी हैं। बल्यानी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी नेता सीचन सुंदरानी जी हैं, आपका भी स्वागत है। अर्थशास्त्री है हमारे साथ डॉक्टर तपेश चंद्र गुप्ता जी। तपेश जी, आपका भी स्वागत है। और भोपाल स्टूडियो मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार के अग्रवाल जी, आपका भी स्वागत है। साथ ही फोन पर हमारे छत्तीसगढ़ के संपादक संजय उपाध्याय भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, सबसे पहले आपसे ही बात करते हैं, इस बजट को लेकर क्या प्रतिक्रिया रही है, क्या प्रतिक्रिया है? कोरोना काल के दौरान ऐसा माना जा रहा था कि बजट कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा, इन सबको देखते हुए पक्ष क्या कह रहा है, विपक्ष क्या कह रहा है और खासकर युवा वर्ग में क्या उम्मीद है? जी बिल्कुल, देखिए ये जो बजट पेश हुआ है, जैसा कि सरकार से बात करें, सरकार के जो मंत्री हैं उनसे भी हमने बात की, तो एक तरीके से देखा जाए तो कुल मिलाकर इस बजट को एक समावेशी बजट कहा जा सकता है कि जिस तरीके से कोरोना का वो विषम काल था, विषम परिस्थितियां थी और उसके बाद सरकार के तमाम जो आर्थिक आय के स्रोत थे सभी शिथिल पड़े हुए थे, बंद पड़े हुए थे और केंद्र से भी जो राज्य का हिस्सा होता है, जो भी जीएसटी की राशि हो या फिर अन्य मदों की राशि हो, वो भी कहीं न कहीं बहुत हद तक प्रभावित थी और वजह स्पष्ट थी कोरोना काल, कोरोना की विषम स्थिति भयावह था और उसका ही असर दिखा इस बजट में भी दिखा। जिस तरीके से जो बजट का आकार है वो संतुलित किया गया, उसे ज्यादा नहीं बढ़ाया गया और पिछले बजट की तुलना में कहा जाए तो कम से कम उसी कलेवर का, उसी कद का ये बजट रखा गया। तो बात यही है कि जब पिछले जब बजट आया था और विभिन्न जो विभाग हैं उन्हें मदों का आवंटन किया गया था, उसमें कटौती की गई थी सरकार के द्वारा, क्योंकि यकायक जो स्वास्थ्य का क्षेत्र था वहां पर ज्यादा काम की जरूरत थी। नए जो सेंटर्स बनाए जाने थे, कोरोना से लैस एक टीम का गठन करना था, वेंटिलेटर्स लाने थे और भी अन्य प्रकार की व्यवस्था करनी थी, आइसोलेशन सेंटर्स मंगवाने थे, जो अप्रवासी श्रमिक है उन्हें वापस लाना था, उनके
भोजन की, आवास की व्यवस्था करनी थी। तो तमाम कहा जा सकता है विषम परिस्थितियां थी जिससे निपटने के लिए सरकार ने उस वक्त कदम उठाए। तो अब आज जब ये बजट आया है तो तमाम तरीके से इस पर विपक्ष आरोप लगा रहा है, विपक्ष की बातें भी हैं जो हमने सुनी हैं। तो कुल मिलाकर यही करना है, और जो जानकार हैं आर्थिक मामलों के, उनसे भी हमारी बड़ी विस्तार से चर्चा हुई है। तो यही कहा जा रहा है कि इस हालात से उबरने के लिए जो कुछ किया जा सकता है वो इस बजट में किया गया है, लेकिन जो स्वास्थ्य का एक क्षेत्र है उस पर विपक्ष हमलावर है और यही कह रहा है कि जब अभी हालात सुधरे नहीं हैं, स्थितियां वही हैं, अभी भी जो कोरोना की जो विकरालता है वो घटती तो जरूर देखी जा रही है, लेकिन वो समाप्त नहीं हुई है। लेकिन स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई बड़ा ऐसा बजट दिखाई नहीं दे रहा है जो सरकार ने रखा हो अपने पास की स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये सब किया जा सकता है। तो ये तमाम विषय हैं, मिले जुले विषय हैं जो कि इस बजट में निकल कर सामने आए हैं। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो हर वर्ग तक पहुंचने की कोशिश की है सरकार ने, और जैसा मैं समझता हूं, मैंने देखा भी है कि जो एक बहुत ही विषम आर्थिक स्थिति थी, जो एक तरीके से आर्थिक संसाधन स्रोत सभी बंद पड़े हुए थे, तो उनसे बाहर निकलकर प्रदेश को एक बार फिर से विकास के रास्ते पर ले जाने की, आर्थिक रूप से मजबूत करने की कोशिश के रूप में इस बजट को देखा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल संजय, जरूरत पड़ी तो मैं आपके पास फिर आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सारी जानकारी देने के लिए। आपने चूंकि अर्थशास्त्री की बात की है, हमारे साथ तपेश चंद जी हैं, अर्थशास्त्री हैं। तपेश जी, पहली बात तो ये कि सामान्य तौर पे जो बजट पेश होता है पिछले साल की तुलना में ज्यादा होता है, हमेशा ज्यादा बजट होता है। हमें लंबे समय से, चाहे मध्य प्रदेश का हो, छत्तीसगढ़ का हो, पहली बार मैं देख रहा हूं कि 5,000 करोड़, पिछली बार 102 करोड़ का था, इस बार 97,000 करोड़ का है, यानी 5,000 करोड़ कम का बजट पेश हुआ है। हो सकता है कोरोना के कारण हो, या आप ज्यादा बेहतर बताएंगे। और इस बजट में क्या देखते हैं, आंकड़ों की बाजीगिरी है या वाकई में बजट छत्तीसगढ़ की जनता के लिए कहीं न कहीं राहत देने वाला है? सबसे पहली बात ये कि बजट तभी बनता है जब आर्थिक स्थितियां अच्छी हो, मजबूत हो, जितनी आवक है उतनी व्यय की बात होती है जी। जब राज्य सरकार के पास उतनी आवक ही नहीं है भी जी, न जीएसटी का पैसा समय पे आ रहा है और ना ही कोई संसाधन ऐसे सक्रिय रूप से चल पा रहे हैं, कोरोना के कारण सब कामकाज ठप है, तो सरकार के पास जितना धन आ रही है उतना ही तो व्यय करेगी जी। ज्यादा डेफिसिट में छोड़ने का कोई औचित्य नहीं है। इस कारण सरकार के पास जितनी राशि आ रही है उतना वो व्यय कर रही है, एक बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात ये कि इन्होंने सभी वर्गों का ध्यान रखा। खास तौर पे मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं को एक बधाई दूंगा कि मुख्यमंत्री जी की घोषणा के माध्यम से एक आपात परिस्थिति में जो सहयोग की बात उठी है वो इन्होंने रखा। दूसरी बात यह है कि जो सफाई कर्मचारी जिन्होंने सक्रिय रूप से हमको कोरोना में सहयोग में भाग दिया, उनका 5,000 से बढ़ाकर 6,000 उनका मानदेय बढ़ाया जाना, ऐसे छोटी छोटी चीजों को जो बारीकी से देखने लायक चीजें हैं, समझने वाली हैं, उनको लेके इन्होंने आगे बढ़ाया। दूसरी बात, इन्होंने अपने घोषणा पत्र में किसानों के कल्याण के लिए जो बात कही थी जी, उससे आगे बढ़ के काम कर रहे हैं। बल्कि मैं इस बजट में अपेक्षा किया था कि नरवा गरवा घुरवा बारी जो माननीय मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, अब आप उनको उनका ड्रीम प्रोजेक्ट कह लीजिए या मेरी कल्पना के अनुरूप एक सकारात्मक स्वरूप आया, उसमें एक कदम आगे बढ़ के करने का था, क्योंकि यह एक ऐसा प्रोजेक्ट है साहब जो राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना स्थान प्राप्त करेगा। उस पर कुछ ज्यादा व्यय करना था, पर चूंकि आय के साधन कम थे, उनको अधिक व्यय भी करना था, और केंद्र से जो चिकित्सा की सुविधाएं मिल रही है उसके बाद भी राज्य का अंशदान उससे जरूरत से ज्यादा डाला जाना युक्ति संगत नहीं था। वो बहुत अच्छा कदम किया इन्होंने। जो पैसा आ रहा है वो पर्याप्त है, तो उसके लिए अपने को सिर्फ प्रशासनिक सहयोग करना चाहिए और सब चीजें। अब जहां तक बात स्वच्छता और सड़क परिवहन की बात है, अभी वर्षों में जितनी चीजें हुई है उसे सिर्फ मरम्मत पे ध्यान देने की आवश्यकता है। उसके लिए पर्याप्त फंड रखा गया है। पर्याप्त कैसे कर सकते हैं? तलाश की बात है तपेश जी, तो इंग्लिश जी 150 करोड़ मात्र सड़क पुल पुलिया के लिए, इसको पर्याप्त कैसे कह सकते हैं? इतना बड़ा छत्तीसगढ़ जिसमें 4, 6, 10 पुलिये में ही 150 करोड़ खत्म हो जाएगा। आप उसको
नहीं, आप उसको डिटेल में पढ़िए जी। जो घोषणा में होती है, अब बजट में जो पढ़ते हैं तो उससे आप देखिए कि उससे आपको मिलेगा कि वो मरम्मत के लिए है, उसमें 1 या 2 पुलिया ही जो है निर्माण कार्य के लिए है, बाकी जो है पुराने जो पड़े हुए हैं उनके मरम्मत या जीर्णोद्धार के लिए है। उनके शीर्षकों को बांट के देखिए, आपको उसमें वो चीजें डिटेल में मिलेगी। क्या है कि संख्या, यही तो संख्या की जादूगरी है, यही जादूगरी तो चलती है बजट में जी। आपने जब उसको पकड़ लिया तो आप उससे कह रहे हैं और नहीं तो ढक जाता, पर आप देखेंगे तो वो मरम्मत और उसके जीर्णोद्धार से संबंधित व्यय है। अब बच्चों को इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ाएंगे तो पर्याप्त उसके लिए भी नहीं है, रोजगार के विकास और विस्तार के लिए। तपेश जी, मैं सम्मान के साथ आपसे कहना चाह रहा हूँ, सम्मान के साथ आप बजट के बारे में बेहतर बता सकते हैं, लेकिन ये पुल पुलिया निर्माण के बारे में थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ। अगर 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर की भी अगर सड़क की मरम्मत करने चलेंगे आप, तो आपका 10-20 करोड़ ऐसे ही खर्च हो जाएगा। और आप समझ रहे हैं कि बस्तर को सड़कों से जोड़ना, 1-2 तो सड़कें नए निर्मित करेंगे, चलिए नहीं करते हैं तो ये अभी आसान नहीं है जी। खेतों को जोड़ने की बात की गई है इस बजट में जी, कि सड़कों से खेतों को जोड़ा जाएगा। अब तक के आदिवासी क्षेत्र में जी जितना खर्चा होता था जी, वो खर्चा ही नहीं होता था वस्तुतः, आदिवासी उतना नष्ट कर देते थे। अब हो सकता है कि शायद कुछ ऐसी बात हो जिसको, क्योंकि अभी क्या है कि नक्सली क्षेत्र के संदर्भ में खुल के चर्चा करना व्यर्थ होगा जी। नंबर 1 कि हम ऐसी चीजें डिस्क्लोज नहीं करना चाहते उस क्षेत्र में। वहां पे हो सकता है कि कुछ सैनिकों का सहयोग मिल रहा हो, वहां पे कुछ और केंद्र की योजनाएं हो जिसको डिस्क्लोज करने की आवश्यकता ना हो, क्योंकि यहाँ पे सुरक्षा का मामला भी जुड़ा हुआ है। तो मैं इसमें ज्यादा कहने के बजाय ये मान के चलता हूँ कि मरम्मत और जीर्णोद्धार को लेकर ही ये प्रयोजन होगा, क्योंकि मैं हर चीज को, हर आयोजन को नकारात्मक दृष्टिकोण से नहीं देखता। कई बार की चीजों को सकारात्मक लुझवे दिए, कम पड़ेगा तो सरकार पैसा देगी, ऐसा नहीं है कि सरकार रोड को बंद कर देगी उसको। कई बार 1 रुपया टोकन बजट रखा जाता है, बाद में उस राशि बढ़ा दिया जाता है। इससे कुछ राशि तो है, उससे कुछ आगे बढ़ जाएगा। तो मैं, और किसानों के लिए पर्याप्त व्यवस्था है, और अधिकारी कर्मचारियों के लिए कोई बात की अभी आवश्यकता नहीं थी, वो तो बीच बीच में डीए वगैरह देने की घोषणा हो जाती है। कर्मचारियों के मतलब शिक्षा कर्मियों की नियमित भर्ती अभी प्रारंभ कर दी है। तो ऐसा नहीं समझता कि रोजगार के लिए भी कोई अवसर नहीं है, रोजगार के लिए नियमित प्रयास जो है वो पर्याप्त है, और आने वाले वर्ष ही इसका सही बजट देगा। अभी तो बजट एक औपचारिकता है, क्योंकि कोरोना के बाद अभी हम उबर भी नहीं पाए थे। जितनी राशि आई थी उस हिसाब से इस प्रकार के समायोजन से मैं संतुष्ट हूँ। बिल्कुल, जब आप ही संतुष्ट हैं, आप शासी संतुष्ट हैं, तो संतुष्ट सभी को होना चाहिए। सुंदरानी जी कितना संतुष्ट हैं? सुंदरानी साहब सुन रहे हैं, आप बहुत ध्यान से बजट पढ़ रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल ध्यान से पढ़ लिया कि नहीं अभी? नहीं पढ़ लिया मैं जी। हमारे अर्थशास्त्री तपेश चंद जी बोल रहे हैं कि बहुत ही संतुलित बजट है, हर वर्ग के लिए सोचा गया है। हालांकि उन्होंने सड़क पुल पुलिया निर्माण के लिए 150 करोड़ की बात कही, तो मैंने उनको बताया भी कि ये पर्याप्त नहीं है। 4-10 पुलिये और 10-20-50 किलोमीटर की सड़क को अगर आप सुधारने चलेंगे उतने में ही खर्च हो जाएगा। लेकिन ये अभी खैर कोरोना काल के चलते ये एक शुरुआत की है उन्होंने। इस बजट में आपको क्या लग रहा है? हालांकि आपके पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी ने इसको काफी कोसा है, बोला कि किसी वर्ग की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन सबसे पहले श्रीचंद सुंदरानी जी आपसे ये कि जैसा आप लोग धान का मुद्दा बहुत वहां आप लोगों ने उठाया, किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, 5,703 करोड़ रुपए राजीव गांधी न्याय योजना के लिए दिए हैं, तो वो चीज तो समाप्त हो गई है। अब बाकी और बता दीजिए आप। देखिए, मैं आदरणीय त्रिपाठी जी, आप कह रहे हैं किसानों की बात न करूं तो निश्चित रूप से नहीं करूंगा। आपके आदेश का बिल्कुल नहीं, मेरा आदेश नहीं, अनुरोध है, आप कर सकते हैं। देखिए त्रिपाठी जी, आप एक मुद्दा ऐसे सीनियर पत्रकार हैं, मैं आपका बड़ा सम्मान। अरे नहीं साहब, आपका आदेश हमारे लिए अध्यादेश हो जाएगा, आप करिए तो। नहीं। देखिए, मैं तो बात करूंगा नौजवानों की, बात करूंगा बेरोजगारी की, बात करूंगा कहीं न कहीं सरकार ने व्यापारियों को भी सलाह है, व्यापारियों के लिए भी इस बजट में कुछ नहीं है। लेकिन मैं सबसे पहले नौजवानों की बात करूंगा। बेरोजगारी भत्ता इनका देने का वादा था 3 साल पहले जब तक चुनाव हुए। तीसरा बजट पेश करने जा रहे हैं। करीब 2.5 साल में सरकार के ऊपर
75,000 रुपए एक नौजवान का कर्ज चढ़ चुका है। अगर ये उम्मीद थी, हम स्वागत करते, माननीय मुख्यमंत्री जी को माला पहना के स्वागत करते हम भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष के नाते, अगर वो नौजवानों के लिए बेरोजगारी भत्ते की घोषणा करते। लगातार रोजगार घट रहे हैं। अभी आर्थिक सर्वेक्षण की बात आई, प्रति व्यक्ति आय कम हुई है, ठीक है, कोरोना काल के कारण हुए, मैं मानता हूँ, लेकिन इसको कहीं न कहीं रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में हमको कदम उठाना होगा, लेकिन इस बजट में कहीं कोई प्रावधान नहीं है। मुझे उम्मीद थी कि जो भर्तियां हैं, जिसके बारे में विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस की पार्टी ने वादा किया था, पुलिस भर्ती हो, शिक्षा कर्मियों की बात हो, चाहे महंगाई भत्ते की किस्त देने की बात हो, या बहनों के लिए जो स्व सहायता समूह के कर्जा माफी की बात हो, आदिवासी क्षेत्रों की बात करें, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की बात करें, तो 104 सड़क और 116 पुल निर्माण के लिए 12 करोड़ का प्रावधान रखा है। आप बताइए त्रिपाठी जी, 104 सड़कें और 116 पुल के लिए मात्र 12 करोड़ का प्रावधान रखना, क्या ये मजाक नहीं बनाया गया है बजट का? अगर हम बात करते हैं पत्रकारों को दुर्घटना की आकस्मिक मृत्यु पर परिवार को 5 लाख रुपए देने का कवायद किया, मैं इसका स्वागत करता हूं, बहुत अच्छा है, पत्रकारों को मिलना चाहिए। क्या व्यापारी जो अवैतनिक कर्मचारी के रूप में सरकार के लिए राजस्व इकट्ठा करता है, क्या करीब जो जीवन भर राजस्व इकट्ठा करके शासन जो करता है उसके लिए राजस्व इकट्ठा करता है, अगर उसकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती तो क्या व्यापारी को 10 लाख रुपए का बीमा नहीं दिया जा सकता? ऐसा उत्तर प्रदेश में मायावती जी की सरकार, मुलायम सिंह जी की सरकार और फिर कल्याण सिंह जी की सरकार और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार लगातार दे रही। 4 सरकारों का मैंने उल्लेख किया। ये बात हमने लगातार मुख्यमंत्री के सामने उठाई, क्यों नहीं बेरोजगार, क्यों नहीं व्यापारियों की ओर ध्यान दिया जाता है। अब अगर हम विकास की बात करें, इन्होंने बोधघाट परियोजना को छुआ तक नहीं, इस बजट में 1 रुपए का प्रावधान नहीं रखा। क्या बोधघाट परियोजना के लिए जिस प्रकार बड़े डंके के साथ मुख्यमंत्री जी कहते थे कि मैं उसको बोधघाट परियोजना को अंतिम रूप दूंगा, कहाँ है बोधघाट परियोजना? बजट में कहीं चर्चा नहीं है। राम वन गमन मार्ग में तो 30 करोड़ का प्रावधान रखा है। भारी हल्ला था कि हम उसको राम वन गमन मार्ग को के ऊपर बड़ी 30 करोड़ रखा, तो आपने तो रखा ही नहीं था। राम वन गमन पथ के लिए आपने तो कुछ रखा ही नहीं था। देखिए मेरा ये कहना है कि देखिए कोरोना काल है, अभी शिक्षा पे खर्च करने की आवश्यकता है। शिक्षा इतनी महंगी होगी, प्राइवेट सेक्टर के स्कूलों में अगर बच्चे पढ़ने जाते हैं तो कहीं न कहीं परिवार असहाय महसूस करते हैं, विशेषकर मध्यम वर्गीय परिवार हो या छोटे आर्थिक रूप से नीचे के लोग हों। दूसरी बात, मैं स्वास्थ्य की बात करता हूँ। कोरोना काल है, बहुत लोगों ने बड़ा संघर्ष किया है 1 साल तक, और प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल में अगर चले जाएं तो कहीं न कहीं बहुत मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए दुविधा की स्थिति होती है। क्यों नहीं हम स्वास्थ्य विभाग को बहुत मजबूती से, डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार में स्वास्थ्य को बड़ा ध्यान दिया गया था, निश्चित रूप से स्वास्थ्य की सुविधाओं को बढ़ाया गया था, क्यों नहीं उसमें बजट और बढ़ा के सुविधाएं देने का काम करें? लेकिन सुनानी साहब, बजट जितना सरकार की आय होगी उसी के अनुसार तो बजट बनेगा। देखिए, इनके वित्तीय प्रबंधन बहुत खराब है। वित्तीय प्रबंधन इतने खराब है कि एक आज आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में भी कहा गया कि प्रति व्यक्ति आय घटी है, तो वित्तीय प्रबंधन तो ठीक करना होगा। डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार में 3% से घाटा कभी ऊपर गया नहीं, और अभी ये 4.60 की बात तो खुद कर रहे हैं, लेकिन ये घाटा 7% तक जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि केंद्र की जो जीडीपी है उससे ज्यादा राज्य की जीडीपी हो गई है। वो हमेशा रही है। जब केंद्र की जीडीपी 7.4 थी तब राज्य की 10% तक थी, रमन सिंह जी के सरकार में थी, क्योंकि यहाँ पे उद्योग यहाँ पे प्रभावी रूप से काम कर रहे हैं। सीमेंट उद्योग है, लोहा उद्योग है, अन्य इंडस्ट्रियां हैं, यहाँ की धरती में कोयला है, लोहा है, तो जीडीपी उसके कारण से, कोई भूपेश बघेल जी के कारण या किसी अन्य नेता के कारण नहीं है। यहाँ जो आर्थिक स्रोत है, यहाँ 5 राज्यों से घिरा हुआ है छत्तीसगढ़, व्यवसाय का सबसे बड़ा केंद्र है छत्तीसगढ़। तो सरकार जो भी बैठे, मैं तो कह रहा हूँ मेरी सरकार भी थी तब भी जीडीपी ज्यादा थी, तो निश्चित रूप से हमारी सरकार में भी यहाँ के छत्तीसगढ़ के लोगों का उसमें योगदान था, व्यापारियों का योगदान था, यहाँ के उद्योगों का योगदान था।
वो ऐसा आज भी है। अगर राष्ट्रीय औसत में अगर छत्तीसगढ़ की जीडीपी ठीक है तो मैं स्वाभाविक है, मैं उसमें किसी को क्रेडिट देने की जरूरत नहीं। वो तो छत्तीसगढ़ की जो हमारी जो जमीनी हकीकत है, जहाँ कोयला लोहा हर चीज तो है पेट्रोलियम को छोड़ के, इस कारण से जीडीपी हमारी बहुत आगे है और हम निश्चित रहेगी, आगे भी रहेगी। जी जी, सुंदरानी साहब आपने बहुत सारी चीजें कह दी। मतलब कुल मिला के आपका कहने का है कि बजट में कुछ नहीं, बाजीगिरी थी, कुछ भी नहीं है। बाजीगिरी और कुछ भी नहीं। किसको क्या दिया है? कुछ नहीं दिया है। गोल गोल घुमा घुमा के वही लाके खड़ा कर दिया है। राजीव गांधी क्या न्याय योजना के तहत अगर ये पैसा दे रहे हैं तो कब देंगे इसकी तो घोषणा कर दें। प्रावधान रखा है, मैं उनका स्वागत करता हूँ, लेकिन ये कब मिलेगी किसानों को? ये बजट भाषण में थोड़ी घोषणा की जाती है। आप विधायक ही रहे हैं, आपको मालूम है। पिछले दिसंबर का पैसा नहीं मिला है साहब। नहीं तो बजट भाषण में बजट का प्रावधान बताया जाता है, न कि ये बताया जाता है कि हम कब तक खत्म कर देंगे। तो भी मैं सवाल तो कर सकता हूँ ना, बजट भाषण में नहीं बताया जाएगा, लेकिन आदरणीय वर्ल्यानी जी तो बता देंगे ना कि हम अप्रैल में देंगे, मई में देंगे, जून में देंगे, जुलाई में देंगे। चलिए वर्ल्यानी जी को सुन लेते हैं भाई साहब। वर्ल्यानी जी को सुन लेते हैं। वर्ल्यानी जी, लेकिन शुरुआत यहाँ से होती है। एक जब कविता पढ़ी मुख्यमंत्री जी ने तो पूर्व मुख्यमंत्री जी ने उसके उत्तर में कुछ पढ़ा, फिर उन्होंने ट्वीट भी किया है जिसमें उन्होंने इशारा ये किया है कि गड्ढा भरना अभी बाकी है, अंधेरों में रोशनी लाना बाकी। वो गड्ढे कौन से हैं ये पहले बता दीजिए, फिर बजट पे बात कर लेंगे। अब वो गड्ढे तो डॉक्टर रमन सिंह जी बताएंगे। नहीं तो आपने चिन्हित कर लिया होगा ना 2.5 साल में ये गड्ढा है। असल में गड्ढा ये है जी कि डांग घोटाले का 36,000 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं आया है। सबसे बड़ा गड्ढा तो वही है जी। उन्होंने कहा था कि 1 साल तक कमीशन खोरी नहीं करोगे तो हम फिर से आ जाएंगे। वो कमीशन खोरी के बहुत सारे गड्ढे हैं। अब किन किन गड्ढों को हम भरते जाएं? इतने गड्ढे करके चले गए डॉक्टर रमन सिंह जी। मतलब अभी कमीशन खोरी चल रही है। बार आता हूँ सुंदरानी जी की बात पर। कमीशन खोरी चल रही है क्या अभी? नहीं, कमीशन खोरी हमने बंद करा दी उनकी। जी, आपने कहा ना गड्ढा है। गड्ढे बंद हो गए। नान घोटाले वाला गड्ढा बंद नहीं हुआ, हाईकोर्ट में चले गए। जी त्रिपाठी जी, कभी आपने सुना है कि कोई नेता प्रतिपक्ष किसी घोटाले की जांच न हो, इसको लेकर जनहित याचिका करे हाईकोर्ट में? जी, यदि आप पाक साफ हैं तो आपको स्वागत करना चाहिए कि हाँ जांच करा लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन 36,000 करोड़ के नान घोटाले की एसआईटी जांच को रोकने के लिए नेता प्रतिपक्ष जी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई है जी, जिसके कारण वो जांच लंबित है। ये इनका सबसे बड़ा मामला है जी। अब खैर उसमें आ जाइए। धान खरीदी के ऊपर सुंदरानी जी ने फिर वो कह दिया कि राजीव न्याय योजना का पैसा कब मिलेगा। मुझे लगता है कि ये अपडेट नहीं है जी। पिछले पहले साल में हम लोगों ने, क्योंकि 2018 में मोदी जी ने डॉक्टर रमन सिंह जी को बोनस देने के लिए फ्री हैंड दिया था जी, कि चुनावी साल था, आप दे सकते हो जी। अब ये डॉक्टर रमन सिंह जी का दुर्भाग्य था, हमारा सौभाग्य था कि जनता ने उनको रिजेक्ट कर दिया, हमको भारी बहुमत से ले आए जी। तो पहले साल तो हमने 25 रुपए किसानों को दे दिया प्रति क्विंटल की दर से, पूरा पैसा दिया जी। दूसरे साल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पेट में हजम नहीं हुआ कि ये तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल जाएगी, किसानों के बीच कांग्रेस पार्टी की स्थायी पैठ हो जाएगी। तो फरमान निकाला कि खबरदार, यदि आपने समर्थन मूल्य से अधिक पैसा दिया तो हम आपकी धान की खरीदी केंद्र सरकार नहीं करेगी जी। इसको लेके मजबूरन भूपेश बघेल की सरकार को समर्थन मूल्य पे धान खरीद करना पड़ा। लेकिन हमारा वचन था किसानों को कि 2500 रुपये प्रति क्विंटल की दर से आपको पैसा देंगे। तो एक रास्ता हमने ये निकाला कि समर्थन मूल्य और 2500 के बीच की जो अंतर की राशि है उसको राजीव न्याय योजना के माध्यम से हमने भरपाई करने का फैसला किया। आपने बजट में अच्छा खासा वहीं पे किस्त दे चुके हैं, चौथी किस्त हम 15 मार्च को देने जा रहे हैं जी। ये 4 किस्तों में हम दे रहे हैं समय समय पर जी। जो हमारा वादा है उसको पूरा कर रहे हैं। और इस साल फिर हमने रखा है 5300 करोड़ रुपया राजीव न्याय योजना में, ताकि हम अंतर की राशि का पूरा पैसा दे दें और 2500 रुपए क्विंटल की दर का जो हमारा वायदा है, वचन है, उस वचन को हम पूरा कर पाए।
वचन तो त्रिपाठी जी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो शहर के व्यापार उद्योग बढ़ेंगे। बेरोजगारी भत्ता देने का भी वचन था बलियानी साहब, इसलिए इस साल भी हमने बेरोजगारी भत्ता देने का भी वचन था। इसमें कहीं नहीं है बेरोजगारी भत्ता के लिए कितना आपने रखा है। ऐसा है, बेरोजगारी भत्ता तो की बात तो करना भारतीय जनता पार्टी नेताओं शोभा नहीं देता है। 2003 के इनके संकल्प पत्र में भी था, 15 साल में इनको बेकारी भत्ता याद नहीं आया। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, 7 साल में 14 करोड़ को रोजगार देना था, लेकिन कोरोना काल में तो 2 करोड़ बेरोजगार और बेरोजगार हो गए। 14 करोड़ तो थे ही थे और 16 करोड़ हो गए। तो इनको तो आलोचना किस बात की करनी है उसको कर लें। अरे भाई 2.5 साल, हमको अभी 2.5 साल पूरा नहीं हुआ है, बेरोजगारों को हम रोजगार देने के लिए नई नई योजना बना रहे हैं। त्रिपाठी जी, गांव के लोगों को गांव में रोजगार मिले, इसलिए हम लोग गांव की ओर लौट रहे हैं जी। हम रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बना रहे हैं और गांव के जो परंपरागत उद्योग हैं, मैं आपको बता देता हूं, तेलघानी, चर्म शिल्पकार, लौह शिल्पकार और रजककार, इनके विकास बोर्ड बनाकर ये जो मूल गांव ग्रामीण अंचल से जुड़े हुए रोजगार हैं, इनको देने का काम कर रहे हैं। और एग्रो इंडस्ट्रीज और लघु वन उपज के आधारित जो उद्योग हैं, उनका प्रोडक्ट को अच्छा बाजार मूल्य मिले, इसके लिए सी मार्ट स्टोर की स्थापना कर रहे हैं। न केवल छत्तीसगढ़ में वरन मेट्रो सिटीज में भी करेंगे, ताकि यहां के लोगों को वैल्यू एडिशन वाली कीमत मिले और गांव का रोजगार गांव में नौजवानों को मिले, इस दिशा में काम कर रहे हैं। खैर, ये तो बजट इनके लिए कितना बुनियादी काम है। बजट कितना रखा कितना नहीं रखा ये तपेश जी बेहतर बताएंगे, लेकिन गौठान योजना आपकी महत्वपूर्ण योजना, महत्वाकांक्षी योजना है, उसके लिए मात्र 175 करोड़ कितना है। हालांकि तपेश जी कह रहे हैं कि ये इस योजना में अगर पैसा कम होता है तो और ला देते हैं और उसमें जोड़ देते हैं, लेकिन किसी न किसी योजना का पैसा काट के ही आप उसमें डालते हैं। तो 175 करोड़ आपका कितना पर्याप्त है क्या? त्रिपाठी जी, ये बजट के अलॉटमेंट में ये स्थिति होती है कि जब खर्च हो जाता है तो फिर अनुपूरक बजट के माध्यम से हम एडिशनल व्यवस्था करते हैं, लेकिन जो हमारा संकल्प है उस संकल्प दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जब हमने 2 रुपए किलो के दर से गोबर खरीदने की योजना शुरू की गोधन न्याय योजना में, तो यही विपक्ष के साथ ही हमारा मजाक उड़ाते थे। अब गडकरी जी ने गोबर को हमारा सर्टिफाइड कर दिया कि गोबर से पेंट बनेगा, पेंट बनने की एक तकनीक विकसित हुई है। तो नितिन गडकरी जी कहते हैं कि 2 रुपए किलो नहीं, 8 रुपए किलो में गोबर बिकेगा जी। तो आप देख रहे हैं कि गोबर खरीदी योजना का हाल ये स्थिति ऐसी हुई है छत्तीसगढ़ में कि अब आपको सड़कों में जानवरों की संख्या कब दिखाई देगी ग्रामीण अंचल के में जी। जो हाईवेज में एक्सीडेंट होते थे उसमें कमी आ गई है। तो भूपेश बघेल जी, जमीनी जो हकीकत है, जमीन के में जो विजन है, उसके आधार पर योजना बनाते हैं, उसका परिणाम बाद में दिखाई पड़ता है। अब नरवा गरवा गुरवा योजना में, नरवा योजना का त्रिपाठी जी असर ये है कि सारे गांव के जो वाटर रिचार्जिंग रिसोर्सेज थे वो रिसोर्सेज बढ़ गए हैं। अब गांव के किसान पंप के माध्यम से सिंचाई अपने खेतों में कर पा रहे हैं। कितना वाटर रिचार्जिंग पूरे प्रदेश का अपडेट हो गया है जी। केवल बरसाती पानी पर निर्भरता कम हो रही है हमारी जी। तो ये छोटी छोटी योजनाएं कितने दूरगामी परिणाम देती है, इसका सबसे अच्छा मॉडल छत्तीसगढ़ है जी। और हेल्थ की बात करते हैं, हाँ, हेल्थ पे ही कोरोना काल में आम आदमी के जीवन को बचाने के लिए अन्य विभागों के बजट को काट के 670 करोड़ रुपए की अतिरिक्त व्यवस्था बजट में की गई है। उसके बाद भी सुधरानी जी बोलते हैं आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप क्या किया। अरे 406 हम लोगों ने आईसीयू बेड की स्थापना की है कोरोना काल में जी। आम आदमी को जीवन की रक्षा करने का काम सबसे बड़ा काम हुआ छत्तीसगढ़ में, इसलिए हम आज भी बचे हुए हैं कोरोना के संकट से। एक सवाल यहाँ तो सरकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, बल्यान साहब, एक सवाल यहाँ ये है, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बचाने और उसको बढ़ाने के लिए आपकी सरकार पिछले 2-2.5 साल में काफी इस मुद्दे को लेकर के कहती रही कि हम छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बचाएंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे। उसका यहाँ कहीं प्रावधान नहीं है इस पूरे बजट। उसमें सिर्फ एक जगह है कि आदिवासी संग्रहालय की गैलरी में जनजाति संस्कृति की प्रदर्शनी होगी, इसके लिए एक जनजाति संस्कृति प्रदर्शनी के लिए 1 करोड़ रुपए का प्रावधान।
अब इसमें छत्तीसगढ़ की संस्कृति को 1 करोड़ में क्या आप बचा पाएंगे? त्रिपाठी जी, आपकी बात ये सही है, लेकिन बजटी के मैं डिटेल्स में भी गया नहीं हूं जी। लेकिन ये जो आदिवासी वाली बात कही आपने, इसके अलावा एक भारत भवन की एक बहुआयामी योजना भी बना रहे हैं जी। आज देश के सामने बड़ा संकट ये है जी कि जो हमारी विविधता वाली संस्कृति है उसको एक सूत्र में पिरोने का काम होना चाहिए जी। लेकिन यहाँ बांटने को काम, देश को बांटने का काम हो रहा है विचारधारा के आधार पर जी। तो हम एक राष्ट्रीय संस्कृति को विकास करने के लिए जी। जैसे भोपाल का भारत भवन ने देशव्यापी अपना इमेज बनाई है जी। उसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी भारत भवन बनाने का हम काम कर रहे हैं, जिसमें न केवल छत्तीसगढ़ की संस्कृति के अनेक आयाम दिखाई देंगे वरन भारत के विभिन्न राज्यों की जो सांस्कृतिक हमारी धरोहर है उसको मजबूती देने का काम भी किया जाएगा। बिल्कुल। हम ये बहुत बड़ा ये काम हो रहा है। जी जी जी। हम आपके पास फिर से आते हैं मल्याणी साहब। तपेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? तपेश जी 1 मिनट में अग्निहोत्री जी की टिप्पणी ले लूं, फिर मैं आपके पास फिर से आता हूं। अग्निहोत्री जी। बिल्कुल 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 जी। दरअसल त्रिपाठी जी, मुख्यमंत्री जी जो वित्त मंत्री भी हैं, उन्होंने जो ये बजट इस साल का जो पेश किया है, मेरी नज़र में उन्होंने बहुत कोशिश की है सारे आयामों को छूने की। जितने भी उनकी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, जितने उनके ड्रीम प्रोजेक्ट्स हैं, सबको छूने का प्रयास किया है। लेकिन बहुत डिटेल में उस बजट को देखने के बाद मुझे लगता है कि जो प्रोविजंस किए गए हैं, बात सही है, कोरोना के समय में रेवेन्यू बहुत घटी है, उसकी वजह से एक सीमा हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद जो प्रोविजंस उसके लिए किए गए, जैसे सारे ही क्षेत्रों को उन्होंने छूने का प्रयास किया, कोई क्षेत्र उन्होंने छोड़ा नहीं, लेकिन प्रोविजंस बहुत कम है और उसमें वो योजनाएं जो है अपने धरातल पर उतर सके और अपने अंजाम तक पहुंच सके, उसकी उम्मीद इस साल कम की जानी चाहिए। देखिए, तीसरा बजट है इस सरकार का, ये तीसरा बजट है और तीसरे बजट में कम से कम उनको जो 5 साल का कार्यकाल मिला है, उस 5 साल के कार्यकाल में उनके जो चुनाव घोषणा पत्र में वादे किए गए हैं और जो सारी चीजें कही गई है, जो सुंदरानी जी ने भी बताया और दूसरे और विपक्ष के लोगों ने भी जो बताया जी, वो सारी घोषणाओं का इसमें एक दृष्टि जो है वो दिखाई देनी चाहिए तीसरा बजट होने की वजह से। क्योंकि अब देखिए, अगला बजट तो वो चुनावी साल की तरह का एक बजट होगा, तो ये बात सही है कि कोई टैक्सेस नहीं लगाए गए और लगाए भी नहीं जाने चाहिए थे और सेस भी कोई नहीं लगाया गया, तो ये भी एक खासियत है। लेकिन जिस तरह से बजट पेश किया गया, देखिए सबसे बड़ी बजट की जो बात होती है कि आप पूंजीगत व्यय की क्या कंडीशन है, तो पूंजीगत व्यय जो पिछले बार जो 17% था उसको वो इस बार कम हुआ है, तो बजट का आकार बहुत छोटा हुआ है। मैं तपेश जी से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, मतलब उनका अध्ययन ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि मैं भी लगभग 25-30 साल से बजट्स को काफ़ी नज़दीक से देखता रहा हूँ, चाहे मध्य प्रदेश का हो, देश का हो या फिर छत्तीसगढ़ का हो, तो बजट का आकार बहुत मजबूरियों की वजह से जो भी है वो बहुत कम रखा गया है और 18,500 करोड़ रुपए जो उनको जीएसटी का मिलना था वो नहीं मिला, वो भी एक मजबूरी होगी। केंद्र सरकार को जो राज्य सरकारों का हक है जो दिया जाना चाहिए वो समय पर चुकाना चाहिए, जिससे ताकि वो अपनी कल्याणकारी योजनाएं और जो उनकी प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए जो उनका विजन है उसको आगे बढ़ाया जा सके। तो ये 18,500 करोड़ रुपए कम राशि नहीं है जो केंद्र को उनको छत्तीसगढ़ को दी जानी चाहिए थी, और अब कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए। लेकिन पूरा समावेशी जिसको कह रहे हैं हमारे जो संपादक थे छत्तीसगढ़ के, जो समावेशी की जो बात कर रहे हैं, हर क्षेत्र को छूने का प्रयास किया गया, लेकिन बजट प्रोविजंस मेरी नजर में बहुत कम किए गए हैं, जिससे कि वो योजनाएं जो है, जो महत्वाकांक्षा उनकी है इन योजनाओं को लेकर के, और जो ड्रीम है, जो सपना है, वो पूरा होता हुआ दिखाई नहीं देता। जी तपेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? साथ में एक हमारा सवाल है, मैं जानना चाह रहा हूं, इसमें मैं कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर रहा हूं। एक तो यह है कि भूमिहीन श्रमिकों के लिए नवीन न्याय योजना की शुरुआत होगी, और दूसरा, कोदो, कुटकी, रागी को समर्थन मूल्य से खरीदा जाएगा। समर्थन मूल्य में उन्होंने ले लिया है दायरे में। इनके लिए कोई बजट एलोकेट नहीं किया है जो मेरे पास है, हो सकता है एलोकेट के, यही मैं कहने का प्रयास कर रहा हूं। जी, इनके लिए कोई बजट का प्रावधान नहीं दिया है कि इतना बजट हम इसके लिए रखेंगे।
देखिए, मैं जो कहना चाह रहा था, पहली बात ये कि जब छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी को राजभाषा घोषित किया गया था और राजभाषा आयोग बनाने की घोषणा की गई थी, तो प्रथम वर्ष उसमें 1 करोड़ रुपए रखा गया था जी। ठीक उसी तरीके से, उसी पैमाने के अनुरूप भी इस बार जो संस्कृति को भारतीय मतलब छत्तीसगढ़ की संस्कृति को लेकर जो समिति का गठन किया जा रहा है, आदिवासी परिषद का, सांस्कृतिक परिषद का, उसके लिए 1 करोड़ रुपए रखा गया है। आवश्यकता अनुसार उससे पुनः वृद्धि होगी। सेटअप अगर स्टैब्लिश होने का इनिशियल है, जब वो स्टैब्लिश हो जाएगा तो आगे चलेगा। नहीं, वृद्धि होगी, वृद्धि अगर होती भी है तो कहीं दूसरे बजट को काट के लाएंगे ना, यहाँ दूसरे विभाग का बजट काटेंगे। नहीं सर, क्या होता है देखिए, आपको बताओ किसी विभाग का कटेगा, हो सकता है कि कोई इनके नजरों में अनावश्यक व्यय आए तो उसको काट के इसको बढ़ाए, क्योंकि एक और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है, पूंजीगत व्यय की इन्होंने पूरा तक विभाग ही नहीं है, आप कहाँ राज्य संस्कृति से अलग किया है, तो वो जैसे ही अलग होगा तो उसका प्रभाव आएगा और आपके सांस्कृतिक स्वरूप जो है और निखर के सामने आएगा। अब क्या है, पुरातत्व वाले अगर सांस्कृतिक कार्यों को देखेंगे तो वो उतना निपुणता पूर्वक नहीं हो पाएगा। अब संस्कृति वाले स्वतंत्र रूप से देखेंगे, उस कार्य का स्वरूप अलग हो जाएगा। खैर, अब दूसरी बात जो आप बोल रहे थे, जो वनोपज पर आधारित कृषि है वो, उसके लिए जो इन्होंने समर्थन मूल्य निर्धारित करने की बात कही है कोदो कुटकी और का, इसका वास्तव में बहुत आवश्यकता थी। गांव में ये फसल जो है धीरे धीरे विलुप्त हो रहे थे, इनके लिए आय नहीं दिख रहे थे, तो ये जमीनी रूप से लिया गया निर्णय है, इसको वास्तव में जीवित रखना जरूरी है। और आज कोदो और कुटकी की जो आवश्यकता है, जो आयुर्वेदिक महत्व है, उसको देखते हुए समर्थन मूल्य निर्धारित करके उसको खरीदा, अर्थात उस फसल को, उस प्रकार के कार्यों को प्रोत्साहित करना है। और यह होता है तो देखना यह है कि इसके लिए समर्थन मूल्य निर्धारित करने के लिए कौन सी पद्धति अपनाते हैं, क्योंकि ये बहुत कम मात्रा में होता है और इसकी लागत ज्यादा होती है। बाजार में जो मिल रहा है अभी, इसको किसान मजबूरी में बेच रहा है, मतलब उसका वास्तविक मूल्य उसको नहीं मिल पा रहा है, और इसका अधिक मूल्य व्यापारी अपने पास संचित कर रहा है। तो ये तो वास्तव में ऐसे चीजों को ढूंढ के निकालना जो वास्तव में हमारे हेल्थ के लिए उपयुक्त है। अब अगली बात जो आती है कि चिकित्सा व्यवस्था पर व्यय का और शिक्षा पर व्यय का, तो चिकित्सा व्यवस्था मेरे दृष्टिकोण से अभी जो अलर्ट पे इसके साथ काम चल रहा है, वो सिर्फ ये बजट 1 वर्ष के लिए है, पंचवर्षीय योजना के लिए नहीं है। विकास कार्य के लिए पैसा चाहिए, पूंजी चाहिए, उतनी पूंजी अपने पास है नहीं जिसको हम विनियोग कर सके, पर जो पूंजी लगी हुई है उसको बचाए रखने के लिए पर्याप्त धनराशि देना चाहिए था, जैसे पीडब्ल्यूडी बोल रहे हैं। पर दूसरी बात यह है कि अभी धनराशि वो आई नहीं है जो आना है, तो शायद आने के बाद, जैसे वल्याणी जी ने कहा अनुपूरक बजट भी है, तो अनुपूरक बजट में हम उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि आज के डेट में ऐसी कोई योजना नहीं है साहब जिसके लिए सरकार अपने ओर से कर लगा के पैसा वसूल ले, क्योंकि जीएसटी में सेंट्रलाइज हो गया सब चीजें। अब हमारे पास अलग से कर नियोजन की कोई व्यवस्था नहीं है। अब बढ़ा दे तो हम पेट्रोल में बढ़ा ले, शराब में बढ़ा ले, जैसे कि शराबबंदी पर बात थी, उम्मीद कर रहे थे हम इस बार की शायद शराबबंदी पर प्रतिबंध लगाने के लिए कुछ ठोस पहल हो सकती है करके, पर वही परंपरागत रूप से चली आ रही है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। इसका उसको आलोचना भी नहीं कर सकता मैं, रेवेन्यू ऐसा किया ही नहीं जिसके लिए कि रेवेन्यू बहुत है, कोई परिवर्तन यथा स्थिति छोड़ दिया है, तो जी वो ठीक है, पर यथावत बना के रखा है, तो इससे मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता। अगर कुछ कम या ज्यादा करते तो कमेंट की बात उठती, लेकिन व्यवस्था अभी जो बजट आया है मुझे तो संतुलित लगता है। सिर्फ एक आप जो कह रहे हैं पीडब्ल्यूडी वाला, उसको भी वल्याणी जी कह रहे हैं कि अनुपूरक बजट में आ जाएगा, तो उसे मैं उपयुक्त मानता हूं। अनुपूरक बजट तो आपने जो मुख्य बजट पेश कर दिया है, उसके बाद जब आपका पैसा खत्म हो जाता है तो आप विधानसभा में अनुमति ले लेते हैं उसको खरीदने। अनुपूरक बजट में कोई बहुत ज्यादा, अग्नोत्री सही है, कोई बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं होती, बहुत ज्यादा उम्मीद। अनुपूरक बजट साल भर में 2-3 आ जाते हैं, 4 तक आ जाते हैं, 4 भी आ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में अनुपूरक बजट जो अतिरिक्त पैसा आप व्यय करने जा रहे हैं, उसकी अनुमति ले रहे हैं आप सदन से, उसकी व्यवस्था करते हैं, व्यवस्था कर रहे हैं। तो अनुपूरक बजट में मुझे उम्मीद नहीं, आप बेहतर बता सकते हैं तपेश जी। नहीं देखिए, पूरक बजट और ये जो अपनी जो वार्षिक बजट है और अनुपूरक बजट है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जैसे आपने कहा कि इसमें हमने 100 करोड़ का आयोजन करके रखा है, अब उसे 150 खर्चा होना है, तो 100 खर्चा होने के बाद या मान लो कि 10% से छोड़ना पड़ता है, 90 लाख खर्चा हुआ या 90% खर्च हो गए,
तो 10% बचत के बाद अनुपूरक बजट में उसकी मांग को बढ़ा दी जाती है जी, तो वो राशि उस समय बढ़ा ली जाएगी। अभी तो सिर्फ योजना के रूप में एक चलाने के लिए प्रारंभिक तौर पे ले लिया, और धनराशि जो जीएसटी के आनी चाहिए वो भी नहीं आई है। इनके बजट प्रावधान में भी आय भी कम दिख रहे हैं। तो साहब ऐसी स्थिति में जरूरत से ज्यादा पूंजी विनियोजन करना मैं तो सार्थक नहीं मानता। हाँ, एक चीज हो सकता था, कुछ चीजें जो मुफ्त में दी जाती है उससे कुछ कटौती करनी चाहिए थी, पर ये सब चीजें केंद्र पर आधारित योजना है। मैंने इसको पूरा अध्ययन किया। वैसे बजट को आते आते शाम को 4-5 बज गए थे पूरे डिटेल लाने में, तो डिटेल पढ़ने में यही चीज एहसास हुआ कि जब केंद्र का कंट्रीब्यूशन है उसमें, तो राज्य अपने अंशदान को कम कैसे कर सकता है। लेकिन तपेश जी, ये सब चीजों को जो आश्वासन के आधार पर चल रहा है। तपेश जी, हम सूर्यनारायण जी के पास भी जाएंगे, बबलानी जी के पास भी जाएंगे, जी। जब ये ऐसी स्थिति होती, जैसा आपने कहा कटौती की जा सकती थी, कुछ मुफ्त चीजें जो बांटी जा रही है, उसी में एक सवाल हमारा है कि किसी भी राज्य में एस्टेब्लिशमेंट का खर्च जो मानक होता है वो 50-52 तक होता है, और छत्तीसगढ़ में मुझे लगता है ये 65 से ऊपर है एस्टेब्लिशमेंट, आप समझ गए होंगे। तो इसमें जो खर्च कटौती अगर की जाती, न बीजेपी सरकार ने किया न कांग्रेस सरकार ने किया, बल्कि एस्टेब्लिशमेंट का खर्च और बढ़ा है। बिल्कुल सही, ये जी हाँ, सुशासन स्थापित करके उसके खर्चे को बढ़ा दिया सुशासन के नाम पर। जी, इसलिए वहां कटौती अगर आपके पास आय नहीं है करना चाहिए जी, तो ऐसे फिजूल खर्चों पर नियंत्रण करना चाहिए जी। इंटरनेट वगैरह का यूज करिए, पेपरलेस बनाइए, पेपर का अधिकतम, बल्कि और पेपरलेस करने के नाम पे पेपर का उपयोग ज्यादा बढ़ गया, इस पर नियंत्रण रखिए, परिवहन पर नियंत्रण रखिए, यातायात पर नियंत्रण रखिए जी, तो इससे संतुलित हो सकता है। बिल्कुल। सुंदरानी जी, आपने बहुत सारी चीजें की ही, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ भी आपने ध्यान दिया है कि कितना है, लगभग 65-66%, तपेश जी ज्यादा बेहतर बताएंगे, उधर से भी कटौती हो सकती है। लेकिन सवाल यहाँ डिटेल में नहीं देख पाया। सवाल यहाँ सुंदरानी जी ये है कि कोदो, कुटकी, रागी, ये बहुत अच्छा आजकल आपको भी मालूम होगा, इस मॉडर्न युग में जिस तरह लोग जा रहे हैं, तो लोग कोदो को कोदो नहीं बोलते हैं, उसको राउंड आइस बोलने लगे हैं लोग। बड़ी बड़ी होटलों में जाओ, गोल वाला चावल, और ये इस समय बाकी चावल से ज्यादा महंगा जा रहा है, और इसमें अगर समर्थन मूल्य पे सरकार खरीदने जा रही है, तो ये तो आप भी 15 साल में कर सकते थे। नहीं, सही है, समर्थन मूल्य में सरकार खरीद रही तो किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में तो कदम उठाए जाने चाहिए। आपने नहीं उठाया था? हमने भी उठाया, हमारी केंद्र की सरकार तो लगातार किसानों के राज्य में जब आपकी सरकार थी, हमारी सरकार, देखिए, समर्थन मूल्य तय करना तो केंद्र सरकार का काम है जी, कोई राज्य सरकार का काम नहीं। देखिए, जब यूपीए गवर्नमेंट था 10 साल तक धान का समर्थन मूल्य 1300 तक पहुंचा था, हमारी सरकार ने 1835 रुपए किया, तो कहीं ना कहीं 600 रुपए 7 साल में बढ़ा, और इन्होंने 55 साल के सरकार में रहते हुए 1300 तक धान का समर्थन मूल्य पहुंचाया था। तो सारी चीजों का जवाब है हमारे पास। अभी कांग्रेस ही रॉन्ग साइड खड़ी हो पाएगी। आपने शायद कुल मिला के मैं आपको गेहूं का समर्थन मूल्य जो आपने 76 या 77 रुपए कुछ बढ़ाया है अभी केंद्र सरकार ने, अभी बढ़ाया, उसके पहले भी बढ़ाया था आपने 76 रुपए, उसके पहले भी बढ़ाया था। लगातार मोदी जी ने दो तीन बार गेहूं का, धान का समर्थन मूल्य बढ़ाया है। 76 में क्या होना है सर? नहीं, लेकिन धीरे धीरे मोदी जी किसान के लागत का दुगना मूल्य मिले उस दिशा में कदम बढ़ा रहे। किसान परेशान है एमएसपी के लिए जी, इसकी गारंटी दे दें जी। ये तो भ्रम फैला के उलझा के रखा है इन लोगों ने किसानों को। किसानों के हित की योजना गारंटी जी जी 55 साल तक क्या किया इन्होंने, सरकार इनकी थी। चलिए अब उधर जाए, आज बजट की बात कर ले। अरे हमने नहीं किया तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? आप तो इसलिए तो सुपड़ा साफ हो गया कि अब कभी, मुझे नहीं लगता जीवन में कभी कांग्रेस केंद्र में आ पाए। अभी अब आप लोगों की बारी है साफ होने की। राज्य में आपका हो गया सुंदरानी साहब, राज्य में आपका हो गया। हाँ, 15 साल राज किया हमने, फिर आ रहे हैं हम 2023 में पक्का आएंगे। सुंदरानी जी से एक सवाल करना। सुंदरानी जी आपसे एक अग्निहोत्री जी सवाल करना चाह रहे हैं। सुंदरानी जी मैं जरूर करें भाई साहब जी, मैं ये पूछना चाह रहा था, मैंने अपने बात में भी उल्लेख किया कि भूपेश बघेल सरकार का ये तीसरा बजट है, मतलब 2 बजट और बाकी है,
जो मैंने कहा कि जो तीसरा बजट है इसमें कम से कम जो उनका चुनाव घोषणा पत्र है उसका विजन जो है पूरा होते हुए दिखना चाहिए था, उसका कोई उल्लेख आप क्या मानते हैं इस बारे में? बिल्कुल क्या नहीं किया जाना चाहिए? मैं आपको अगर मुझे समय दें तो मैं गिनवाता हूँ। इन्होंने बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, एक बात। ये स्वयं सहायता समूह के कर्जा माफी की बात की थी, तीसरा बजट आया वो नहीं दिया इन्होंने। वृद्धा पेंशन बढ़ाने की बात इन्होंने घोषणा पत्र में की थी, वो नहीं किया। इन्होंने नगरीय निकाय का बजट कम किया, लोक निर्माण विभाग का बजट कम किया, स्वास्थ्य विभाग का अगर डॉक्टर रमन सिंह जी का बजट देख ले कितनी राशि रखी गई थी तो आपको दिखेगा कि उसमें कम किया। इन्होंने शिक्षा के बजट में भी कम किया। लगातार ये बजट कम करते जा रहे हैं। एक बहुत बड़ा वादा था इनका कि स्व सहायता समूह की जो महिलाएं हैं उनका कर्जा माफ करने का। कर्जा मैंने कहा ना, इस बात को उल्लेख किया। तो जीएसटी का पैसा दिलवा दीजिए तो कर देंगे बल्याणी जी। केंद्र में आपकी है जीएसटी का पैसा, उनका लंबा चौड़ा बाकी है। जीएसटी का पैसा हमेशा क्रम के साथ आ रहा है जैसा अन्य प्रदेशों में आता है। ये तो इन्होंने प्रचार का मुद्दा बना रखा है। अगर मार्च का जीएसटी का पैसा होता है तो केंद्र सरकार के पास जी 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 ये भ्रम फैलाने का काम है। कोई 18,500 करोड़ जीएसटी का बकाया नहीं है। 18,500 करोड़ इनका बकाया होता तो मध्य प्रदेश का 50,000 करोड़ बाकी होगा। फिर मध्य प्रदेश सरकार कैसे चलती? सभी राज्य सरकारों का वो 2 महीने बाद पैसा आता है और आ रहा है, रेगुलर आ रहा है। भाई ऐसा है सुनारी साहब कि जहां बीजेपी की सरकार है वो बोल नहीं पा रहे हैं और जहाँ का गैर बीजेपी की सरकार है वो बोल रहे हैं कि मेरा बाकी है। लेकिन आप देखिए मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ से अच्छी सरकार चल रही था। राम राज तो वही है पूरा। राम राज आप लाने की बात करते, राम वन पथ के लिए उन्होंने पैसा अलॉट किया है, आपने नहीं किया था। देखिए राम वन गमन मार्ग तो हमारे प्रमुखों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और यहाँ के प्रमुख साहित्यकारों ने, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने घूम कर ये किया था और हम लोग सब उसमें सहभागी थे। लेकिन बनाना उनने चालू किया। ठीक है, हम उनको धन्यवाद देते हैं। चलिए रमेश जी, प्रभु के राम के लिए जो भी काम करेगा उसके लिए तो हम स्वागत करेंगे हमेशा। जी जी रमेश। लेकिन मंदिर निर्माण में भी सहयोग करना चाहिए। आदरणीय रमेश जी से बोलिए, एक ही इनके विधायक ने सहयोग किया बस। चलिए कर देंगे। अरे मंदिर निर्माण का बजट से ओवर बजट हो गया है। बाकी पैसे को आप जन कल्याण में खर्च करवाइए। इसलिए आप लोग उसमें योगदान नहीं दे रहे। अरे भव्य मंदिर बनना है, पूरे विश्व का दार्शनिक पूरा योगदान दिया हम लोगों ने भी। चलिए बल्याणी जी, खैर समय कम है, आपने बिल्कुल इनका मुद्दा हाईजैक कर लिया है। राम वन गमन पथ माने राम जी अब सबके हैं, होने चाहिए। राम जी बेड़ा पार करेंगे आपका भी। लेकिन इस 30 करोड़ में आप कितना प्रभाव डाल पाएंगे इनके मुद्दे को कैप्चर करने में? नहीं त्रिपाठी जी, हम इनके मुद्दे को कैच करने की दिशा में हम काम नहीं कर रहे हैं जी। भगवान राम जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, हमारे संस्कृति के बड़े प्रतीक हैं। तो हम वो जो इतिहास है उस इतिहास का साक्षात्कार कराने जा रहे हैं और अभी उसमें शुरुआत हुई है। तो वो पर्यटन के रूप में भी आगे चल के विकसित होगा ताकि लोग आए और अपनी विरासत को साझा करें। और अग्निहोत्री जी को मैं बताना चाहूंगा कि सबसे बड़ा संकट इस राज्य में और सभी राज्यों में ये है कि जीएसटी का केंद्रीकरण होने से केंद्र सरकार इसमें मनमानी पे आ गई है। जी मैं बता दूं कि राज्य सरकार के पास केवल वेट और शराब पर ही, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर और शराब पर ही वेट के माध्यम से टैक्स का पैसा मिलता है जी। बाकी जो राज्य का 42% हिस्सा मिलता है केंद्रीय करों का, वो होता है एक्साइज ड्यूटी, इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटी से। लेकिन इस साल के केंद्रीय सरकार के बजट में उन्होंने क्या किया है, पेट्रोल और डीजल पर जो एक्साइज ड्यूटी मिल रही थी जी, उसको एक्साइज ड्यूटी से हटाकर सेस में डाल दिया। सेस में डालने का परिणाम यह है कि उसमें हमको अधिकार 42% नहीं मिलेगा। तो अकेले छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल का जो रेवेन्यू केंद्र से मिलता था उसे 500 करोड़ की चपत लगी है। और ऐसी और 25 वस्तुएं हैं जिस पर केंद्रीय करों को सेस में डाल दिया गया है जी। तो कुल मिलाकर 1100 करोड़ रुपए का राजस्व राज्य को कम मिलेगा केंद्र की इस नीति के कारण जी। तो ये देश के संविधान में जो फेडरल स्ट्रक्चर है उस पर आघात हो रहा है जी। राज्य सरकार की अर्थव्यवस्था को केंद्र बिल्कुल ध्वस्त कर रहा है। तो होगा क्या आखिर देश में? चलिए, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें
एक्साइज के माध्यम से केंद्र सरकार अपना बजट पूरा कर रही है जी, लेकिन राज्य कहां से लाए? राज्य के पास टैक्स करने का कोई, टैक्स के लिए कोई वस्तु बस्ती ही नहीं है अब तो। चलिए, आपने सर्वहारा वर्ग के लिए सोचा, ये अच्छी बात है। आदमी के सपने को पूरा करने में ये रोड़ा पैदा कर रहे हैं। बधाई हो, आपने तृतीय लिंग के लिए भी 76 लाख का प्रावधान किया है। सर्वहारा वर्ग के लिए आपने चारों तरफ सोचा है, लेकिन 76 लाख में कितने आवास बनेंगे? शेल्टर हो बनाएंगे। ऐसा है, हमारी मंशा जो है समाज के हर वर्ग को कुछ न कुछ राहत देने की है जी। हमने हर वर्ग की चिंता तो की है जी जी, लेकिन केंद्र सरकार का बजट तो केवल कुछ घरानों की चिंता कर रहा है। हम लोग देंगे, हम तो हर आदमी की चिंता कर रहे हैं त्रिपाठी जी। चलिए, समय अग्निहोत्री जी बहुत बना के देंगे। चलिए, उनने बनाया तो आपने कभी उनके लिए सोचा ही नहीं है। नहीं, मुझे ये लगता है त्रिपाठी जी, बड़े उम्मीदों से भूपेश जी ने अपना जो बजट इस समय पेश किया है, उनका मंशा बहुत अच्छी है। बरलियानी जी से मैं सहमत हूँ, मंशा बहुत अच्छी है, लेकिन प्रोविजन जो है, एलोकेशन जो है, वो बहुत कम किया गया है। हालांकि उनकी मजबूरियां हैं, क्योंकि कोविड के कारण जो स्थितियां बनी पिछले 1 साल में, उसकी वजह से रेवेन्यूज हर गवर्नमेंट की और दूसरे जो या प्राइवेट जितने ओनर्स हैं उनकी भी सबकी रेवेन्यू बहुत ज्यादा कम हुई है और उसकी वजह से मनी का फ्लो बहुत कम है। और यही कारण है कि जो बजट का आकार है वो छोटा हुआ है। तो पूंजीगत व्यय की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कल्याणकारी कार्यक्रम होते हैं तो वो भी 17% से घट के 14% हो गया। तो आकार उसके कारण बजट का बहुत ज्यादा कम हुआ, लेकिन जो मंशा है उसके मैं सहमत हूँ पूरी तरह से। हर वर्ग को, हर क्षेत्र को, हर इंफ्रास्ट्रक्चर को, सारी चीजों को छूने का प्रयास किया है इस बजट में, लेकिन एलोकेशन की वजह से जो है वो सारी दिक्कतें खड़ी होंगी। जो सपने जो है वो साकार होने में दिक्कत सामने पेश आएगी सरकार के। चलो, समय भी मेरा समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद तपेश जी, आपने सारी जानकारी दी। रमेश जी आपका भी, सुंदरानी जी आपका भी, अग्निहोत्री जी आपका भी हमारे साथ चर्चा में शरीक हुई। तो भूपेश सरकार ने साल 2020 में 1,02,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। वहीं इस बार का बजट करीब 97,000 करोड़ रुपए रहा। मतलब कोरोना का इस बजट पर काफी प्रभाव पड़ा है, लेकिन छोटे बजट के बावजूद भूपेश सरकार ने हर वर्ग का पूरा ध्यान रखा है। गरीब, किसान, युवा, शिक्षा, स्वास्थ्य पर सरकार का फोकस रहा है और प्रदेश के विकास के मद्देनजर हर क्षेत्र में राशि दी गई है। लेकिन ये कितनी पर्याप्त है इसका पता नहीं। खैर, भूपेश सरकार ने जो छोटा बजट पेश किया है उससे क्या जल्द बड़े बदलाव होंगे ये देखना हम होगा। इसी के साथ जनता मांगे जवाब मिलता है। नमस्कार। के अड़चनों से हम कभी डरते नहीं, रास्तों के अड़चनों से हम कभी डरते नहीं। बात हो जाए जब न्याय की, पीछे कभी हटते नहीं।